हेलो एवरीवन। ये आईसीएससी क्लास 10 के बच्चों के लिए वीडियो है, जो अगेन एक ज्योग्राफी सीरीज़ की ही वीडियो है। ज्योग्राफी में अब हमारे बहुत कम टॉपिक्स रह गए अराउंड। इस वीडियो के बाद 2 टॉपिक्स और हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट है। उसके बाद ज्योग्राफी सीरीज़ वहीं ख़त्म हो जाएगी और हिस्ट्री सिविक्स की सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमारी सीरीज़ है वो एंड होने वाली है, और इसका ये चैप्टर हमारे स्टार्ट जो करने वाले हैं दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। सो इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ आती हैं बेसिकली। और इसके अंदर भी सिर्फ 2 पार्ट्स को हम कवर करने वाले हैं, दैट इज़ एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड। इंडस्ट्रीज़ बहुत तरीके की होती हैं और इंडस्ट्रीज़ को इट इज़ डिफाइंड इन मैनी वेज, राइट। सो वी आर ओनली टेकिंग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ एंड मिनरल बेस्ड। In this also we are taking sugar, textile, and here iron, steel, petrochemical and electronics। तो यही हम कवर करेंगे। जो आपके ब्रैकेट में टॉपिक्स लिखे हुए हैं सिर्फ उन्हीं इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि फर्दर डिवीजन इंडस्ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा बड़ी है और वो सारी आपके सिलेबस में नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उन्हीं को हमने लिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब आप जानते हैं कोई सी भी चीज़ को बनाना, उसको प्रोड्यूस करना नेचुरल रिसोर्सेज से, फिनिश गुड बनाना और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना। कोई सा भी एक प्रोडक्ट बना के अगर आप दे रहे हैं तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कहा जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल्स आर गिवन दैट शुगर केन बनता है, शुगर केन के जूस से शुगर बनती है, गन्ने से चीनी बनती है, वुड पल्प यानी कि जो लकड़ी होती है उससे क्या बनता है, पेपर बनता है। तो दीज आर मैन्युफैक्चरिंग, कि आप शुगर के जूस से शुगर बना रहे हैं, वुड पल्प से आप पेपर बना रहे हैं, इट ऑल कम्स अंडर द मैन्युफैक्चरिंग, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, पहले हम समझ लेते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में किस तरीके की है और इसकी नीड क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। देखिए, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के बेसिस पे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट सबको नहीं दिया जा सकता, राइट। वैसे तो हमारी मोस्टली पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड है, पर उसके थ्रू सबको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता। तो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स एज टेक्नोलॉजी इंक्रीजिंग इंडिया ऑल्सो हैव टू कीप पेस विद इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो इंडिया को भी एक इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट करना चाहिए, करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करेगी तो इंडिया बाकी लोगों से, बाकी देशों से पीछे रह जाएगा, राइट। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है। बहुत थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आजकल काफ़ी न्यूज़ में भी है, कि हमारी जो डिपेंडेंसी है बाकी कंट्रीज़ पर। देखिए, जितनी भी चीज़ें बनती हैं, कुछ हम एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ हम बाहर से मंगा रहे हैं, कुछ हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है, यहाँ से हम चीज़ें भेजते हैं और वहाँ से कुछ चीज़ें हमारे आती हैं। तो कहीं ना कहीं हम बाकी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट भी हैं। जैसे आप मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में मोबाइल्स की ज़्यादातर चीज़ें हमारी चाइना से आती हैं, तो हम वहाँ पर डिपेंडेंट हैं। तो उन डिपेंडेंसीज़ को कम करने के लिए हमारी इंडिया में इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज वगैरह लगा होना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आप पढ़ रहे होंगे आत्मनिर्भर भारत, जो स्लोगन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, आत्मनिर्भर भारत। की आप ये बाइकॉट चाइनीज़ उन्होंने नहीं दी, मैंने आपको समझाने के लिए लिख रखा है। सिर्फ आत्मनिर्भर भारत उन्होंने दिया है, बाइकॉट चाइनीज़ आजकल ट्रेंड में चल रहा है कि भाई चाइनीज़ आइटम्स को बाइकॉट करें। तो लोग उसको ट्रेंड बना रहे हैं कि भाई आत्मनिर्भर होने का एक तरीका ये भी है। बैलेंस ट्रेड, देखिए बैलेंस ट्रेड किसे कहते हैं, जब हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो ज़्यादा होगा इंपोर्ट से, यानी इंपोर्ट कम है और एक्सपोर्ट ज़्यादा है, तो यानी कि हमारे पास जो मनी है वो हम ज़्यादा गेन करेंगे, हमारे पास पैसा ज़्यादा आएगा। तो इसी चीज़ को बैलेंस ट्रेड कहते हैं, कि हमारा हमेशा एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए इंपोर्ट से। तो उस चीज़ को बनाने के लिए जिससे ज़्यादा पैसा इंडिया में आए, इस वजह से भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ ज़रूरी है। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कई बार डिफेंस हमारा कहता है कि भाई जितना आप बाहर से इंपोर्ट करते हो, अपने देशों में मंगाते हो, उसमें कोई ना कोई चीज़ गड़बड़ भी हो सकती है, लूपहोल्स हो सकते हैं, तो इस वजह से आप हमें इंपोर्ट कम करना चाहिए। इसके अलावा हमारा टॉपिक ये आ जाता है कि फैक्टर्स कौन कौन से ऐसे हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं इंडस्ट्री की लोकेशन को। तो इसमें 2 फैक्टर्स हैं, जोग्राफिकल फैक्टर्स और नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स। जोग्राफिकल फैक्टर्स में वहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है,
आपको पावर सप्लाई यानी इलेक्ट्रिसिटी ढंग से मिल रही है नहीं मिल रही है, वाटर वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है, लेबर चीप है या नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन वहाँ की रोड्स रेलवेज इतनी इस लायक हैं कि ट्रांसपोर्टेशन हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी साइट है जहाँ पर अपनी इंडस्ट्री बनाना चाहते हो वो कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट करता है। क्योंकि जितने भी हम सामान लेकर आते हैं, मान लीजिए एग्रीकल्चर बेस्ड कोई इंडस्ट्री है, तो अलग अलग जो क्रॉप्स होती हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पे ठीक रहती हैं वरना ख़राब हो जाती हैं, तो उनके लिए क्लाइमेट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करता है, रोल प्ले करता है। जोग्राफिकल नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कि आपके पैसे, कैपिटल आपकी कितनी आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी हैं, यानी कि अगर मान लीजिए अगर आप जैसे आपके रामपुर के पास में रुद्रपुर है जहाँ पर सिडकुल बना हुआ है, सिडकुल एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पर उत्तराखंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कुछ ऐसी हैं कि वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ को कुछ फ़ायदे देती हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कंपनी वहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगाएगी या नहीं लगाएगी। बैंक फैसिलिटी और क्रेडिट फैसिलिटी यानी उधार उन्हें किस तरह मिल सकता है उस जगह पर, और वहाँ पे एक लोन्स कितने मिल सकते हैं। इसके अलावा एक एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं, एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि भाई लेबर्स के साथ प्रॉब्लम हो जाती है एक बार कि लेबर स्ट्राइक्स कर देते हैं, लॉकआउट्स कर देते हैं, और वहाँ की जो लेबर है वो कितनी टेक्निकली एडवांस्ड है, यानी कि उसे काम के बारे में कितना पता है, स्किल्ड है या अनस्किल्ड है। स्किल्ड वो जिसको एक पर्टिकुलर काम के बारे में पता है कि इस काम को किस तरीके से करना है, दैट इज़ कॉल्ड स्किल्ड लेबर। अनस्किल्ड कि वो काम नहीं जानती है बट आप उसे करवाएंगे, उसे सिखाएंगे तो वो कर लेगी, तो दैट इज़ अनस्किल्ड लेबर। तो आपसे जैसे कि अभी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कहा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैवी है, तो ये कुछ किस किस बेसिस पे डिवीज़न है वो आपको बता देते हैं। रॉ मटेरियल के बेसिस पे डिवाइड करी गई है, रॉ मटेरियल के बेसिस पे एग्रो बेस्ड हो गया, मिनरल बेस्ड हो गया, यही दो आपको पढ़ाए गए हैं, लेकिन डेफिनेशन बाकी इन सब चीज़ों की भी दी गई है। तो ब्लू से जो हमने मार्क करा है वो आपके कोर्स में है, जो हम रेड से मार्क कर रहे हैं वो आपके कोर्स में डिटेल में नहीं है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे कि लाइट जैसे स्विंग मशीन और हैवी लोकोमोटिव्स का मतलब जैसे ट्रेन इंजन्स जो होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं हमारी, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, यानी कि इसमें लागत कितनी कितनी लगी हुई है, बड़ा पैसा लगा है, कम पैसा लगा है, मीडियम पैसा लगा हुआ है। आपका एनिमल बेस जैसी वुल्स और सिल्क ये सब आप कहाँ से करते हैं, फॉरेस्ट्री लुम्बरिंग मतलब जैसे जो लक्कड़ जो होता है, आप पेड़ से जो लकड़ी काटते हैं दैट इज़ कॉल्ड लुम्बरिंग। ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट के बेसिस पे प्राइवेट सेक्टर होती हैं, पब्लिक सेक्टर होती हैं, जॉइंट यानी कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिला के काम कर रहे होते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर्स होती हैं, ये सब क्या आ जाते हैं। इसके अलावा अदर्स में लोकेशन, कॉटेज, विलेज, खादी, कोर, हैंडीक्राफ्ट्स, फंक्शन, ये सब आपकी अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज़ हैं। बेसिकली एक ही इंडस्ट्री को आप कई तरीके से बता सकते हैं। मान लीजिए कोई एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, मान लीजिए स्टील इंडस्ट्री की हम अगर बात कर रहे हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, तो इसको आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एक तो रॉ मटेरियल बेसिस पे आप आयरन एंड स्टील मिनरल बेस्ड भी हो गई। वो बड़ी फैक्ट्री है तो वो हो सकता है वो लार्ज स्केल में भी हो, वो पब्लिक है तो ये भी हो सकती है कि पब्लिक सेक्टर की भी हो सकती है, ठीक है। तो काफ़ी सारी क्लासिफिकेशंस हैं, वो आपको हल्के हल्के करके अभी समझ में आ जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो एक ग्राफ दिया गया है वो आपकी एक स्मॉल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया गया है, इसमें कंफ्यूज मत होइए, आगे जाके ये सारी चीज़ें क्लियर करी गई हैं। ओके, देखिए रॉ मटेरियल के बेसिस पे हमने किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ बांटी हैं। अब हम ये जो हमने लिए थे इनके ऊपर हम डिफ़ाइन करेंगे इंडस्ट्रीज़ को हल्के हल्के करके, इस पूरे चार्ट को हल्के हल्के हम डिफ़ाइन करना है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल के बेसिस पे देखिए, रॉ मटेरियल बेसिस पे एक हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं और एक पहले तो आ गया ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन। रॉ मटेरियल में भी दो तरीके से इंडस्ट्रीज़ को डिफाइन करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पे कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सोर्स की बात कर रहे हैं रॉ मटेरियल के। तो कंजम्पशन में एक हैवी इंडस्ट्रीज़ आ गया और एक लाइट इंडस्ट्रीज़। हैवी इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं, जिनमें कैपिटल आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं, कैपिटल आपको ज़्यादा चाहिए, आपको जो एडवांस मशीनरी होनी चाहिए, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर दोनों की ज़रूरत होती है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। इसके एग्जांपल्स में दे रखा है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लोकोमोटिव्स,
मैन्युफैक्चरिंग, ये सब इसकी हैवी इंडस्ट्रीज। और लाइट इंडस्ट्रीज में आ गया कि जो ये सब चीज़ें ऊपर के दिए हुए पॉइंट्स हैं उसमें कम चाहिए होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक गुड्स बनाने के लिए, टीवी सेट्स बनाने के लिए। टीवी सेट्स बनाने के लिए आपको लगता है कि इंजन के बराबर की मशीन चाहिए होंगे? नहीं, तो इसमें कम पैसा लगता है, कम लेबर की ज़रूरत होती है, कम एडवांस मशीनें होती हैं, ये सब चीज़ें। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल पे। सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल में हमारी एग्रो बेस्ड, जो एग्रो बेस्ड यानी एग्रीकल्चर पे बेस्ड हैं, मिनरल बेस्ड, मिनरल्स, आयरन ओर्स, कोल्स, इन सब पे बेस्ड हैं, पेट्रोलियम पे बेस्ड हैं। एनिमल बेस्ड यानी वुल्स, हमारी वुल हमारे कहाँ से मिलती है, सिल्क कहाँ से मिलता है, वो एनिमल बेस्ड आ गई। फॉरेस्ट बेस्ड लुम्बरिंग, जो लकड़ी की कटाई करके देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लुम्बरिंग, उसके बेसिस पर आ गया। अब हमारा आ गया पार्ट मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट के बेसिस पे किस तरीके से हमारी कंपनीज डिवाइडेड हैं, सॉरी इंडस्ट्रीज़। एक पब्लिक सेक्टर यानी कि जो कि कंट्रोल करी जाती है स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे कि आज के डेट में रेलवेज़ को करा गया है। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर यानी कि वो इंडिविजुअल या फिर एक छोटी सी कंपनी कुछ लोगों के द्वारा या फिर एक फर्म के द्वारा, एक अकेले इंसान के द्वारा कंट्रोल करी जाती है, जैसे कि टाटा स्टील। जॉइंट सेक्टर कौन सी होती हैं? जो कि प्राइवेट फर्म साथ में स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, ये लोग कंट्रोल करते हैं, यानी कि यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर कंट्रोल करना है। दैट जैसे कि इसका एग्जांपल है आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड। बच्चों याद रखिएगा, ये जो वीडियो है दिस इज़ फॉर द पर्पज़ कि आप बीच बीच में अपने खुद के नोट्स बना पाएँ। आपकी जो किताब में मटेरियल दिया हुआ है उसको थोड़ा कंप्रेस करके नोट्स आपको दिए जाते हैं, इसलिए वीडियो को बार बार बीच में पॉज करके इनके आप नोट्स बना लें। साइज़ की बेसिस पे किस तरीके से हमारी डिफाइन करी गई इंडस्ट्री, एक हमारा हो गया लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, एक हमारा हो गया स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं? ह्यूज इन्वेस्टमेंट, लेबर बहुत ज़्यादा, हाई प्रोडक्शन और इनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है। इन इंडिया लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर द वंस विद द फिक्स्ड एसेट ऑफ मोर देन 10 करोड़। इंडिया में जो डेफिनेशन दी गई है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की वो ये दी गई है कि जो इंडस्ट्रीज़ जिनके पास उनके खुद के फिक्स्ड एसेट यानी कि उनकी खुद की चीज़ें, जैसे लैंड हो गया, उनकी मशीनरी हो गई, उनकी बिल्डिंग हो गई, ये फिक्स्ड एसेट कहलाते हैं, वो लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा क्यों, तो उनसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहा जाएगा। मीडियम स्केल कैसी हैं? इसमें ना ही ज़्यादा खर्चा होता है ना ही कम खर्चा होता है, मीडियम स्केल की होती हैं, जैसे कि साइकिल की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, उसका प्रोडक्शन मीडियम स्केल में आ गया। और जिसमें काफ़ी कम पैसा खर्च होता है, ये सब चीज़ें वो राइस मिल्स जैसे हो गई, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे डिवीज़न जो था हमने देख लिया कि किस किस बेसिस पर हमारी डिवीज़न है। अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। अभी तक जो आपने पढ़ा वो इंडस्ट्रीज़ क्या है, किस किस बेसिस पे डिफाइन होती हैं, लेकिन जो हमारा मेन चैप्टर है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ की हम बात करेंगे वो आएगा अब। ठीक है, तो हम एग्रो बेस्ड यानी कि जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। उसमें पहला आ जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा टर्म है, ब्रॉड टर्म है, और इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? इसके अंदर कॉटन, जूट, वुल, सिल्क, सिंथेटिक फाइबर, ये सब आ जाता है। और इंडिया में ये पहली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी। आपने हमेशा से सुना होगा इंडिया कपड़े के मामले में काफ़ी आगे रहा है, तो इंडिया की पहली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री काय की थी? कपड़े की, जिसमें कॉटन, जूट, वुल, सिल्क, सिंथेटिक फाइबर इन सब का इस्तेमाल होता था। ठीक है, होता है। द डोमेस्टिक टेक्सटाइल्स एंड अप्रेजल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स 2.3% ऑफ इंडियाज जीडीपी, यानी इंडिया के टोटल जीडीपी में 2.3% हिस्सा किसका है? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का है। और अकाउंट फॉर 13% ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और 13% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किसका है? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का। एंड 12% ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट अर्निंग, और पूरे भारत की 12% एक्सपोर्ट अर्निंग कहाँ से आती है? टेक्सटाइल से। द टेक्सटाइल एंड अपरेजल इंडस्ट्री इन इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, यानी कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय, दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलता है? टेक्सटाइल से लोगों को। कितने लोग? लगभग 45 मिलियन पीपल्स, 45 मिलियन पीपल्स लगभग यहाँ पर काम करते हैं। और यहाँ ये लार्जेस्ट मिल्स कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, गुजरात में और तमिलनाडु में लार्जेस्ट मिल्स हैं। अब हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र में क्यों है और उसकी कौन से फेवर हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। महाराष्ट्र में क्या है?
मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट, यानी कि यहाँ पर कॉटन बहुत अच्छी मात्रा में बनती है। 40% माइल जो है वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में है, और ये 3 लाख लोगों को लगभग एम्प्लॉयमेंट देती हैं। महाराष्ट्र को कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो मुंबई को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्री मुंबई को किस तरीके सपोर्ट करते हैं? सबसे पहली चीज़, यहाँ पर ब्लैक सॉइल है जो कि ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहलाई जाती है, और जो कॉटन के प्रोडक्शन के लिए, सॉरी क्रॉपिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पे कॉटन एक अच्छी क्वालिटी की बनती है। यहाँ का जो क्लाइमेट है, ह्यूमिड क्लाइमेट जो होता है वहाँ वो फ़ायदा देता है कॉटन की स्ट्रॉन्ग थ्रेड बनने में, यानी कि जो भी यहाँ से कॉटन की थ्रेड बनती है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, यानी कि पानी से जो हमें पावर मिलती है उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, वो अवेलेबल है। कहाँ से अवेलेबल है? टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक ग्रिड से, जो कि वेस्टर्न घाट्स पर है। ठीक है, इंटरनेशनल पोर्ट्स हैं यहाँ पर, आप सभी जानते हैं मुंबई एक बहुत बड़ी सिटी है, दुनिया की जानी मानी सिटी है, तो यहाँ पर इंटरनेशनल पोर्ट्स है जिससे कि वहाँ पर आना जाना, सामान को भेजना वगैरह ये सब इजीली हो जाता है। लेबर यहाँ की, यहाँ पर कोई कमी नहीं है, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर दोनों मिलेगी। रेडी मार्केट है, बड़ी सिटी होने की वजह से मार्केट एकदम रेडी है, आप जो भी चीज़ प्रोडक्शन करेंगे वो तुरंत आप भेज सकते हैं, उसकी डिमांड अच्छी खासी मिल जाएगी। इंटरनेशनल पोर्ट्स वगैरह होने की वजह से ये वेल कनेक्टेड है। यहाँ पर रेलवेज़ के थ्रू बात करें आप, चाहे रोड्स की बात करें, चाहे सीवेज की बात करें, ये एक अच्छी कनेक्टेड है। अबंडेंट वाटर सप्लाई, भाई समुद्र के पास है लेकिन फिर भी वाटर सप्लाई यहाँ पर बढ़िया है एकदम। बैंकिंग फैसिलिटी, बहुत बड़ी सिटी होने के कारण यहाँ पर बैंकिंग फैसिलिटी जो है अच्छी मिल जाती है, क्रेडिट लोन्स वगैरह अच्छी तरीके से अवेलेबल हैं। मुंबई के अलावा यहाँ पर सोलापुर, पुणे, कोल्हापुर, नागपुर, औरंगाबाद, जलगांव, ये भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर महाराष्ट्र में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में ऐसा क्यों है? गुजरात देखिए सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, महाराष्ट्र के बाद गुजरात दूसरे नंबर पर है। 23% माइल्स जो है, लगभग 118 माइल्स यहीं पर ही हैं। और अहमदाबाद इसका लार्जेस्ट सेंटर है जिसमें लगभग 73 माइल्स है आउट ऑफ 118 माइल्स पूरे गुजरात में, 73 माइल्स यहाँ पर है। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं अहमदाबाद को? देखिए वहाँ पर मुंबई को भी सपोर्ट कराया जाता है, यहाँ पर अहमदाबाद को सबसे ज़्यादा क्यों है अहमदाबाद की? क्योंकि यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल है, यहाँ का भी क्लाइमेट ह्यूमिड है, यानी कि थ्रेड अच्छी मिलती है। कांडला जोन है यहाँ पर, कांडला जोन आपने पहले भी पढ़ा होगा अपने SST में, SEZ होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये वो जगहें होती हैं जहाँ पर गवर्नमेंट कंपनीज़ को, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को कुछ फ़ायदे देती हैं। तो यहाँ पर एक कांडला जोन है जहाँ, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, और यहाँ से मुंबई भी काफ़ी पास है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहाँ पर ईजिली हो जाता है। यहाँ पर जो बनती है, जो कपड़ा बनता है वो सस्ता होता है, जो कि सूट करता है पुअर मासेस को। इंडिया में जो बहुत बड़ी परसेंटेज है जो पुअर है, तो उनके लिए ये सबसे बढ़िया रहता है और डायरेक्ट सेल हो जाता है। चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यहाँ पर भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है और जो कि सस्ती है। अहमदाबाद को अगर आप छोड़ दें तो वडोदरा, सूरत, राजकोट, पोरबंदर, मोरबी, भावनगर, ये भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर गुजरात में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं। अब आ जाते हैं तीसरा, तमिलनाडु। तमिलनाडु क्या है? तमिलनाडु में 6% माइल्स हैं, और 1/3 ऑफ यार्न प्रोडक्शन, यार्न मतलब धागा, धागे का प्रोडक्शन कंट्री का यहीं से होता है। ऑफन कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, इसको मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। मैनचेस्टर का नाम आपने सुना होगा कि वो जगह है जहाँ से कपड़ों का लेन देन, बनाना बहुत ज़्यादा होता है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस जगह है, तो तमिलनाडु को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। मिल्स आर स्मॉल इन साइज, हैंस गिव लेस प्रोडक्शन, तो यहाँ पे जो मिल्स हैं वो थोड़ी छोटी हैं, इस वजह से यहाँ का प्रोडक्शन थोड़ा कम है। अदर सेंटर्स यहाँ पर कौन कौन से हैं? कोयम्बटूर, मदुरई, सेलम, ये कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर टेक्सटाइल्स और भी हैं। कंट्री में हमारे कॉटन इंडस्ट्री के साथ क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है? एक स्कैरसिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि आपको जो कॉटन है उसका रॉ मटेरियल जो है वो आपको बड़ा कम है। ऑब्सोलेट मशीनरी का मतलब ये हो गया कि जो हमारी एवरेज इंडिया की जो मिल्स हैं उसमें 20 से 30 साल से वो एक मशीनरी काम कर रही है, तबकि उसकी लाइफ कितनी होती है? लगभग 10 साल। तो जिस मशीनरी की लाइफ 10 साल है लेकिन आप उसे 20-30 साल तक लगातार चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी, और उसकी जो क्वालिटी बन के आएगी वो थोड़ी डाउनग्रेडेड होगी, इन्फीरियर क्वालिटी होगी।
इनएडिक्वेट पावर सप्लाई थोड़ी कम मिल पाती है हमारे पास। लाइट जो है आप पूरे भारत में जानते ही हैं, लाइट की काफ़ी दिक्कत रहती है, तो वहाँ पर भी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी एक पावर सप्लाई की काफ़ी दिक्कत है। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, वहाँ के जो लेबर है काफ़ी अनस्किल्ड भी हमें मिलती है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी यहाँ की हमारी कम है। स्टिफ कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है कॉटन इंडस्ट्री में, एक ये भी बड़ी दिक्कत है। सिक मिल्स, बहुत सारी मिल्स क्या हैं, सिक हैं। सिक मतलब ये हो गया कि कुछ मिल्स जो कि एक लंबे टाइम से काफ़ी ज़्यादा लॉसेस में रह रहे हैं, तो उन्हें सिक टर्म दे दी गई। तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी हैं जो सिक हैं, जिनको जो काफ़ी लॉसेस में चल रही हैं, उन वैसी माइल्स भी हैं। कॉटन इंडस्ट्री के बाद आ जाते हैं हम सिल्क इंडस्ट्री पे। सिल्क आपने कई बार आप सुनते होंगे, अपनी मदर से आपने सुना होगा सिल्क की साड़ी, प्योर सिल्क की साड़ी। तो ये सिल्क है क्या एक्चुअली और कैसे बनता है ये? सिल्क इंडस्ट्री एक सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क है इन द वर्ल्ड। इंडिया की जो सिल्क इंडस्ट्री है, इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया हमारा सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क है इन द वर्ल्ड। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अराउंड 8.25 मिलियन लोगों को ये रोज़गार देता है। 4 मेजर टाइप्स होते हैं सिल्क के, मुलबरी, तसर, मुगा, एरी, ये होते हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ मुलबरी लगभग 70% रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। हमारे पास टफ कंपटीशन रहता है हमेशा सिल्क का इटली और जापान से, क्योंकि इटली और जापान जो है वो सिंथेटिक फाइबर, यानी कि सिंथेटिक फाइबर एक तरीके फाइबर होता है, अभी आगे आप पढ़ लेंगे, जो कि सस्ता होता है। तो सिल्क के कंपैरेटिवली वो सस्ता है, तो इस वजह से वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन रहता है। देखिए सिल्क इंडस्ट्री में आगे जाने से पहले आप ये समझ लीजिए सिल्क बनती कैसे हैं। देखिए सिल्क के जैसे एक पेड़ पे एक पत्ते पे एग दिए जाते हैं, वो एग बनते हैं, लार्वा की फॉर्म लेते हैं। लार्वा की फॉर्म लेने के बाद ये जो शेल हैं, जब वो प्यूपा बन जाता है, तो ये जो शेल्स हैं, प्यूपा बन के ये आगे चला जाएगा, लेकिन ये जो शेल्स हैं जब वो इससे पास ऑन करेगा, तो यही हमारी सिल्क है बेसिकली। तो इन्हें हम सिल्क बॉम कहते हैं। सिल्क बॉम के साइकिल्स हैं, एग से फिर वो लार्वा बनते हैं, लार्वा से प्यूपा बनने के बाद जब वो एडल्ट बन जाते हैं, तो जो उनका रिमेन हो जाता है उसे सिल्क कहते हैं, और वही हमारे लिए कीमती है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है आर्ट ऑफ रेयरिंग सिल्क वॉर्म, यानी सिल्क वॉर्म को रेयरिंग करना, उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर कहा जाता है। रॉ मटेरियल इज रेयर्ड ऑन मिलबेरी। मिलबेरी का मतलब होता है शहतूत आपने सुना भी होगा कई बार, शहतूत की संटी सुना होगा कई बार। ठीक है, तो रॉ मटेरियल जो होता है इसका मिलबेरी बुशेस पे ज़्यादातर बनता है। सेरीकल्चर इंडस्ट्री 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मिलबेरी जो कि आपका 90% नेचुरल सिल्क देता है कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में, और नॉन मिलबेरी 2 तरीके से बनाया जाता है, मिलबेरी और नॉन मिलबेरी। मिलबेरी से हमको 90% सिल्क मिल जाता है। कर्नाटका में सिर्फ और सिर्फ मिलबेरी के थ्रू ही सेरीकल्चर करा जाता है, जो कि लगभग 70% ऑफ टोटल प्रोडक्शन होता है। नॉन मिलबेरी कहाँ कहाँ करा जा रहा है? असम, बिहार, उड़ीसा और मेघालय में करा जाता है। सेरीकल्चर इन कर्नाटका, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कर्नाटका में सेरीकल्चर को सपोर्ट करते हैं? एक तो क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट जो है हमारे जो सिल्क वॉर्म है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करता है। मिलबेरी प्लांट्स जो हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ सिल्क वॉर्म, बर्मिक्समरी, ये एक तरीके का सिल्क वॉर्म होता है जो कि पूरे साल वहाँ पे रेयर करा जाता है, तो वहाँ पर अवेलेबल है। पानी यहाँ पर काफ़ी है, और इस तरीके के सिल्क वॉर्म को हैंडल करने की न्यू टेक्नोलॉजी भी कर्नाटका में अवेलेबल है। तो ये रहा हमारा सिल्क का। अब हम आ जाते हैं आर्टिफिशियल सिल्क, जो आपसे ऊपर कहा गया था सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर या फिर मैनमेड फाइबर जो कि आर्टिफिशियल होती है, ये किस तरीके की होती है? ये डिमांड में बहुत ज़्यादा है। किस वजह से? क्योंकि इसकी वैरायटी, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी एंड चीप की वजह से। इसकी वैरायटी बहुत है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है, लंबे समय तक चलता है और सस्ता भी होता है। 2 टाइप से बनाई जाती है, एक सेल्यूलोज के थ्रू और एक नॉन सेल्यूलोज। सेल्यूलोज और नॉन सेल्यूलोज के थ्रू आपने अब देखिए ये जो नाम से यहाँ पर दिए हुए हैं, ये नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयन, एसीटेट, ये शायद आपने अपने घर वालों से सुने भी हों कि नायलॉन का कपड़ा है, ये पॉलिस्टर का कपड़ा है,
रेयॉन का कपड़ा है, तो ये आप वहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कभी आप अपनी मम्मी से अगर पूछेंगे नायलॉन का कपड़ा कैसा होता है, पॉलिस्टर कैसा होता है, तो आपको बता पाएंगे कौन गर्म रहता है, चुभता है कपड़ा, ये अच्छा रहता है, ख़राब रहता है। तो वो हमारे आर्टिफिशियल सिल्क में ही आते हैं। रॉ मटेरियल इसमें कौन कौन सा यूज़ होता है? कॉस्टिक सोडा, सोडियम सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड हमारा इसमें यूज़ होता है। इसके अलावा फॉर एसीटेट एंड स्टेपल फाइबर बेसिक रॉ मटेरियल आर अल्कोहल एंड कॉटन, यानी कि ये जो दो तरीके के हमारे फाइबर हैं, इनके लिए हमारा अल्कोहल और कॉटन जो है इनका रॉ मटेरियल मेन है। नेक्स्ट हमारी इंडस्ट्री जो है वो आ जाती है शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री का नाम आते ही आपके दिमाग में एक शुगर केन आ जाता होगा, जिसके थ्रू आप शुगर बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिक इसमें शुगर केन की बात है। शुगर इंडस्ट्री क्या है? शुगर इंडस्ट्री एक वो इंडस्ट्री होती है जिसकी प्रोसेसिंग वो इस तरीके से करती है जिससे कि आपको शुगर दे पाए। और ग्लोबली मोस्ट शुगर इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, पूरी दुनिया में लगभग ज़्यादातर शुगर कहाँ से निकलती है? शुगर केन से। और शुगर बीट यानी कि चुकंदर, आपने सुना भी होगा, शुगर बीट से भी निकाली जाती है, बट आपने बहुत कम सुना होगा, मेनली आप शुगर केन ही आपने सुना होगा। शुगर केन का शुगर आपकी कहाँ कहाँ यूज़ होती है? सॉफ्ट ड्रिंक में यूज़ होती है, कोई चीज़ मीठा करने के लिए यूज़ होती है, फूड्स में, फास्ट फूड्स में, कैंडी में, कन्फेक्शनरी, केक्स वगैरह में, इन सब चीज़ों में आपकी शुगर यूज़ होती है। शुगर इंडस्ट्री इज सेकेंड लार्जेस्ट एग्रोबेट इंडस्ट्री आफ्टर कंपेयरिंग द कॉटन इंडस्ट्री इन इंडिया, यानी कि कॉटन के बाद शुगर जो है वो दूसरे नंबर पर है। तो कॉटन हमारी सबसे इंपॉर्टेंट हो गई, दूसरे नंबर पर हमारी शुगर हो गई। शुगर केन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप एंड इज ऑक्यूपाइंग 5 मिलियन हेक्टेयर्स इन एरिया ऑफ द इंडियन नेशन, यानी कि शुगर केन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप, कमर्शियल का मतलब पैसे के लेन देन की बात यहाँ पर आ गई। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप्स में से एक है जो कि लगभग 5 मिलियन हेक्टेयर्स जगह पर इंडिया में क्रॉपिंग करी जाती है। इट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, और इसी की वजह से जहाँ पर आपके कमर्शियल क्रॉप है, इसके लेन देन की वजह से इंडिया का नेशन का डेवलपमेंट होता है, वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। मॉडर्न शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन बिहार 1840, लगभग 1840 में ही पहली शुगर इंडस्ट्री बिहार में लगाई गई थी। उस टाइम अंग्रेज़ों का शासन था, तो ये अंग्रेज़ों ने ही लगाई है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन, अब इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं कि वहाँ पर शुगर इंडस्ट्री लगाएं? पहली तो शुगर केन बहुत हैवी होता है, बहुत ज़्यादा हैवी है, और पेरिशेबल है। पेरिशेबल यानी कि जल्दी ख़राब हो जाता है, जल्दी से चीज़ ख़राब होने वाली। तो हैवी है, पेरिशेबल है, तो इस वजह से इसको क्रश जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर अंदर क्रश करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। क्रश करना बड़ा ज़रूरी है, इस वजह से ये आसपास में ही रखते हैं जो इंडस्ट्री लगाई जाती है। ये फ्रेश वाटर सप्लाई के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है रहती है। लगभग 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ शुगर केन के ऊपर ही डिपेंड कर जाती है। लगभग जितना भी आप खर्चा शुगर बनाने में करते हैं, उसका आधा खर्चा सिर्फ और सिर्फ शुगर केन को हैंडल करने में, लाने में, उसकी प्रोसेसिंग में ही लग जाता है। अराउंड 100 टन्स ऑफ शुगर, 100 टन्स ऑफ शुगर केन, 100 टन शुगर केन की रिक्वायरमेंट होती है आपको 12 टन शुगर बनाने के लिए। तो ऊपर के जितने भी ये फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से लगभग 25 किलोमीटर की रेडियस में शुगर इंडस्ट्री बनाई जाती है। और जो इंडस्ट्री 25 किलोमीटर से ज़्यादा हो, वहाँ पर शुगर नहीं, फिर वहाँ पर क्या बनना होता है? गुड़ बनना होता है। क्या बनना होता है? गुड़ बनना होता है, जिसे आप जैगरी भी कहते हैं, गुड़, या फिर जैगरी इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, शुगर इंडस्ट्रीज के काफ़ी सारा बाई प्रोडक्ट्स भी होते हैं। बाई प्रोडक्ट्स का मतलब क्या हुआ? देखिए, एक तो प्रोडक्ट होते हैं, आपने शुगर मान लीजिए कोई आपने चीज़ बनाई, आपको शुगर केन आपने लिए, उसको क्रश करा, उसमें से आपका जूस निकला, जूस से आपने शुगर बना दी, ये तो उसका प्रोडक्ट हो गया। जो बाकी बचे हुए जो क्रश्ड मटेरियल है, जो गन्ने का जो ख़राब हो गया है, उसका क्या है? उसको भी अगर इस्तेमाल में करके कोई प्रोडक्ट बना दिया जाए तो उसे बाय प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो शुगर हो गया हमारा मेन प्रोडक्ट, शुगर हो गया हमारा मेन प्रोडक्ट, एंड जो भी चीज़ हम शुगर केन के रेसिड्यू से बना रहे हैं वो हमारा हो गया बाय प्रोडक्ट, ठीक है। अब शुगर केन का बाय प्रोडक्ट और प्रोडक्ट क्या क्या हैं ये देख लेते हैं। देखिए, एक तो वाइट शुगर जो आप घरों में यूजुअली खाते हैं इंडिया में, वो बनती है। जैगरी और गुड़, जो कि शुगर केन के जूस को बॉयल करके बनाया जाता है, गुड़।
उसे कहते हैं खंदरसी यानी ब्राउन शुगर, ये भी बनाई जाती है। सेपरेटिंग मोलासिस एंड सरकोस को, दो तरीके की चीज़ें होती हैं शुगर के अंदर, और भी होती हैं, दो तरीके की चीज़ों को इनको सेपरेट करके ब्राउन शुगर बनाई जाती है। तो ये तो मेन प्रोडक्ट हो गए, ये मेन प्रोडक्ट हैं, मेन प्रोडक्ट। अब बाई प्रोडक्ट क्या है? मोलेसिस। मोलेसिस क्या चीज़ है? थिक ब्राउन लिक्विड होता है ये, और ये कब प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ शुगर। शुगर को बनाते टाइम जो ब्राउन कलर का लिक्विड बनता है वो होता है मोलेसिस। और वो किस चीज़ में काम आता है? वो काम आता है सिंथेटिक रबर बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, केमिकल्स बनाने में, फर्टिलाइजर्स बनाने में काम आता है। बेगेसिस। बेगेसिस क्या है? बेगेसिस वो होता है ड्राई रिड्यूस रिमेनिंग आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस फ्रॉम शुगर केन। यानी कि कभी कभार आपने देखा होगा गर्मियों में आपके घर के आसपास शुगर गन्ने का जूस बेचने के लिए आते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब आप लेने जाते हैं तो एक तरफ से गन्ना डालते हैं और उसका जूस आपका आ जाता है एक जग के अंदर, और जो बचा हुआ शुगर केन होता है पूरा पिसा हुआ वो अलग आ जाता है। तो वो जो बचा हुआ शुगर केन है उसी को कहते हैं बेगेसी। ये किस काम में आता है? ये आता है पेपर इंडस्ट्री के काम में, कार्डबोर्ड बनाने के लिए काम में आता है ये। इसके अलावा प्रेस मड। प्रेस मड वो रेसिड्यू होता है जब फिल्ट्रेशन करते हैं, जब आप जूस की फिल्ट्रेशन करते हैं शुगर बनाने के लिए, तो नीचे एक लिक्विड रह जाता है, नीचे कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो कि इनसॉल्यूबल हैं और उसमें पतले पतले बेगेसेस हैं, छोटे छोटे बिल्कुल फाइन। तो वो जो है उसे प्रेस मड कहा जाता है, और वो किस काम में आते हैं? शू की पॉलिश बनाने के लिए, वैक्स बनाने के, कार्बन पेपर बनाने के काम में आते हैं। प्रॉब्लम्स हमें क्या क्या फेस करनी पड़ते हैं शुगर इंडस्ट्री को? पहली चीज़ कि हमारा जो इरेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल है, देखिए पूरा का पूरा अगर ये एग्रीकल्चर बेस्ड है तो हमारे ये क्रॉप पे ऊपर डिपेंड करेगा। क्रॉप पे ऊपर डिपेंड करने की वजह से इरेगुलर सप्लाई, कभी कम शुगर केन आते हैं कभी ज़्यादा, तो ये दिक्कत कर जाता है। फ्लक्चुएशन इन आउटपुट ऑफ शुगर केन, ये भी वही बात हुई, शुगर केन का रॉ मटेरियल कम मिल रहा है, फ्लक्चुएशन काफ़ी होती है। शॉर्ट क्रशिंग सीजन, यानी कि जब आप क्रशिंग सीज़न, जब शुगर बनाने का टाइम जो होता है वो 4 से 7 महीने मिलता है। नॉर्थ इंडिया में 4 महीने का क्रशिंग सीज़न होता है और साउथ इंडिया में 7 महीने का क्रशिंग सीज़न होता है। तो इस वजह से जो बाकी महीने होते हैं उसमें जो हमारी लेबर होती है वो अनएम्प्लॉयड हो जाती है, तो ये भी दिक्कत वाली बात है। इसके अलावा साइज़ एंड अनइकोनॉमिक साइज़ ऑफ स्मॉल एंड अनइकोनॉमिक साइज़ ऑफ शुगर मिल्स, यानी कि जो हमारे यहाँ की शुगर मिल्स हैं उनका जो साइज़ है वो स्मॉल है, इस वजह से प्रोडक्शन कम कर रही हैं, तो जितना उन्हें प्रॉफिट मिलना चाहिए तो उतना नहीं मिल पा रहा है। अगेन इसमें ओल्ड एंड ऑब्सोलेट मशीनरी बहुत पुरानी है, काम करती है लेकिन प्रोडक्शन उतना हाई नहीं है, तो ये दिक्कत वाली चीज़ है। इम्बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर मिल्स, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर मिल्स बड़ा थोड़ा ख़राब है। मोर देन हाफ जो है वो सिर्फ और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ही हैं, जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं 60% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। यानी देश भर में फैलने की जगह यहाँ पर ज़्यादातर शुगर मिल्स कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में है, जो कि 60% प्रोडक्शन दे रहे हैं। अगर सारी जगह पर होती है तो वहाँ सबका जो भी हमारे रिसोर्सेज थे वो इस्तेमाल अच्छे से हो पाते हैं। नॉन यूज़ ऑफ बाई प्रोडक्ट्स, इंडिया में थोड़ा सा ये भी है कि जो हम बाई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं उनका लोग इतना बाई प्रोडक्ट्स के लिए इतनी खर्चा करके नहीं बनाना चाहते हैं। उन्हें लगता है बाई प्रोडक्ट्स ये जो उसका बचा कुछ रेसिड्यू है वो किसी काम का नहीं है, तो बाई प्रोडक्ट्स नहीं बनाते हैं। तो ये भी एक चीज़ है जिससे आपको प्रोडक्ट एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था, पर आप फिर भी वो नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आप लॉसेस में तो जाएंगे ही। नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में जो शुगर इंडस्ट्रीज में काफ़ी फ़र्क है, और काफ़ी फ़र्क है, और इस वजह से आज की डेट में नॉर्थ इंडिया से हट के इंडस्ट्रीज़ कहाँ जा रही हैं, शुगर इंडस्ट्री साउथ इंडिया में जा रही हैं। अब वो क्यों ऐसा हो रहा है? पहली चीज़, यहाँ का जो सॉइल है ब्लैक सॉइल है साउथ की, टेम्परेचर हाई रहता है, अच्छी रेनफॉल होती है, फ्रॉस्ट फ्री, बर्फ़ नहीं जमता, तो ये सारी फेवरेबल कंडीशन है शुगर केन के लिए, तो इस वजह से जा रही हैं। इसके अलावा सुरकोस कंटेंट, जो वहाँ पर क्रॉप बन रही है वहाँ पर सुरकोस कंटेंट यानी मीठापन ज़्यादा मिल जाता है, तो बेहतर है। क्रशिंग सीज़न वहाँ पर लंबा है, जो कि कंपैरेटिवली 4 महीने होता है, नॉर्थ में यहाँ पर 6-7 महीने है, तो ये बढ़िया रहता है, और वहाँ इसी वजह से वहाँ की लेबर एम्प्लॉयड रहती है। वहाँ पर बेटर मैनेज करा गया है, और न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं और अच्छी मशीनरीज़ हैं, तो ये भी एक फ़ायदे वाला पॉइंट है।
नेक्स्ट हमारा आ जाते हैं, देखिए हमने दो पढ़ना था, एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और एक मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है, छोटा है ना चैप्टर। और अब आ जाता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आपका सबसे पहला है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ में से है। 2000 ड्यूरिंग 2014 दो 2016 इंडिया वॉज ए थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ स्टील। 2014 से 16 के बीच में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था रॉ स्टील का। 2019 में इंडिया बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। 2019 में चाइना के बाद इंडिया आ गया, दूसरे नंबर पर आ गया। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील आयरन इन द वर्ल्ड, और दुनिया में स्टील आयरन प्रोड्यूसर का नंबर 1 बन गया इंडिया, ठीक। द इंडस्ट्री प्रोड्यूस 82.68 million tons of total finished steel and 9.7 million tons of raw iron. Most iron and steel in India is produced from iron ore, यानी कि इतना इतना प्रोड्यूस कर रहा था, और इंडिया में ज़्यादातर मटेरियल जो बनता है स्टील का वो आयरन ओर से बनता है। और ये इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की बैकबोन है। ज़्यादातर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ आप ले लीजिए बड़ी से बड़ी, उसमें सबको आयरन का स्टील का काम ज़रूरी है ही, उन्हें चाहिए ही चाहिए होती है आयरन स्टील मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ में। तो इस वजह से वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की बैकबोन भी है। डिफरेंस बिटवीन, अच्छा देखिए अब इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स भी होते हैं, एक मिनी स्टील प्लांट्स भी होते हैं। दो तरीके के स्टील प्लांट्स होते हैं, इनमें क्या क्या फ़र्क है। एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स इज़ लार्जर देन मिनी स्टील प्लांट, यानी मिनी नाम ही है तो छोटा तो होगा ही। मिनी स्टील प्लांट यूज स्टील स्क्रैप स्पॉन्ज आयरन, वाइल इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट यूज बेसिक रॉ मटेरियल आयरन ओर फॉर मेकिंग स्टील। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है आपको स्क्रैप स्टील स्क्रैप स्पॉन्ज आयरन पेग आयरन, ये सारे हमने मिनरल्स एंड रिसोर्सेज चैप्टर था जो प्रीवियस वीडियोस में है उसमें हमने डिस्कस करा है, तो यहाँ पर हम बार बार इनकी डेफिनेशन नहीं बता रहे हैं। तो आपको डायरेक्ट बता देते हैं कि मिनी स्टील प्लांट जो है वहाँ पे जो स्क्रैप है और स्पॉन्ज आयरन यूज़ करा जाता है, और इंटीग्रेटेड आयरन स्टील में स्टील प्लांट में जो मेन आयरन ओर है उससे स्टील बनाई जाती है। मिनी स्टील प्लांट प्रोड्यूस माइल्ड और एलॉय स्टील वेल इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसेस ओनली स्टील, यानी कि यहाँ पर एलॉयज़ बनाए जा रहे हैं। एलॉयज़ यानी दो तरीके मटेरियल को मिला के तीसरी चीज़ बना देना, उसे एलॉय कहते हैं, ठीक है। और हमारे इंटीग्रेटेड में सिर्फ और सिर्फ स्टील बनाई जाती है। देयर आर 173 मिनी स्टील प्लांट्स, दे आर लोकेटेड अवे फ्रॉम इंटीग्रेटेड। ये 173 हैं, इंटीग्रेटेड से अलग हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये ज़्यादातर जो लोकल रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफ़िल करते हैं। एडवांटेजेस क्या है मिनी स्टील प्लांट्स की? ये लोकल मार्केट की नीड्स को कंप्लीट करती हैं, और इस वजह से बड़े स्टील प्लांट्स के ऊपर जो प्रेशर होता है उसको कम कर देती हैं। दीज डू नॉट रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट, इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, और इसमें पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। डिसएडवांटेज क्या है? टू मच ऑफ डर्ट, इसमें डर्ट बहुत ज़्यादा, धूल धामी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बड़ा एरिया चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर पूरी डिपेंडेंट हैं ये। इंडिया में जो इंटीग्रेटेड प्लांट्स हैं बड़े बड़े, उनमें से एक सबसे ज़्यादा नामी है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी टिस्को। टिस्को सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट भी है और लार्जेस्ट भी है। इसने अपना नाम चेंज कर लिया है टिस्को ने टाटा स्टील में, अब उसे टाटा स्टील कहलाते हैं, और ये 2005 में नाम चेंज करा गया है। ये एक प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज है, जो कि एस्टेब्लिश करी गई थी 1907 में जमशेदजी टाटा के थ्रू। जमशेदजी टाटा ने एस्टेब्लिश करी थी इस जगह पर झारखंड में। बाद में इस जगह का नाम चेंज करके जमशेदपुर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जमशेद जी के नाम के ऊपर इसको नाम जमशेदपुर कर दिया गया। इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था 1911 में। जमशेदजी टाटा ने कुछ पॉइंट्स थे ऐसे जिसके बेसिस पर जमशेदपुर में इंडस्ट्री बनाई थी। वो पॉइंट्स क्या थे? वो पॉइंट हैं, सबसे पहली चीज़ ये जो है रिवर, ये दो रिवर हैं हमारी, सुवर्णरेख और खारकी, झारखंड में जो रिवर्स हैं उनके पास में है। 32 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कालीमती स्टेशन ऑन दी बंगाल नागपुर रेलवे लाइन, यानी सिर्फ और सिर्फ 32 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन से। इट वॉज
क्लोज टू दी आयरन और कोल एंड मैग्नीज डिपॉजिट, यानी आयरन और कोल एंड मैग्नीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होते हैं स्टील को बनाने के लिए, और वो पास में थे कोलकाता के जितने भी हमारे एज वेल एज टू कोलकाता, ये जो वहाँ के डिपॉजिट्स हैं उनके पास में है ये जगह, और एक लार्ज मार्केट भी इसके पास में है। टिस्को गेट्स ऑयल, ऑयल कहाँ से मिलता है, सॉरी कोल कहाँ से मिलता है, झारिया से मिलता है। एंड आयरन ओर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड मैग्नीज जो मिलता है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से मिलता है। द खारकी एंड सुंदर रेखा रिवर एंश्योर्ड सफिशिएंट वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई यहाँ पर बढ़िया मिल गई। गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रोवाइड्स एडिक्वेट कैपिटल फॉर द लेटर गवर्नमेंट, और बाद में गवर्नमेंट ने भी कहा था कि भाई हम आपको एक अच्छी कैपिटल देंगे कुछ टाइम बाद जाके। तो ये हमारे टिस्को के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा था। तो अगला हमारा स्टील प्लांट है भलिया आयरन एंड स्टील प्लांट, जो कि दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ 1957 में एस्टेब्लिश करा गया था यूएसएसआर की कोलेब्रेशन के। यूएसएसआर यानी सोवियत संघ हमारा पहले था, जो कि आज की डेट में नहीं है, जिसमें रशिया और रशिया के साथ की जितनी कंट्रीज़ थी वो सब मिलकर यूएसएसआर कहलाते थे। तो उनके साथ एक कोलेब्रेशन करी गई थी टेक्निकल सपोर्ट के लिए। ये पहला प्लांट था जो कि पब्लिक सेक्टर था, यानी गवर्नमेंट के अंडर था। ये दुर्ग में बनाया गया था, उसकी प्रॉस्पेरिटी यानी कि दुर्ग जो रीजन है उसके लोग आगे बढ़ गए, वहाँ पर लोग पैसे कमाए, इस वहाँ की प्रॉस्पेरिटी के लिए वहाँ पर बनाया गया था। फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या थी? फेवरेबल कंडीशन ये थी कि वहाँ पे जो आयरन ओर था वो इस जगह से आ जाता था, दलाई राजरा रेंज से, जो कि सिर्फ और सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी पे थी। कोल बोकारो से, झरिया और कोरबा कारघाटी फील्ड से मिल जाता था छत्तीसगढ़। लाइमस्टोन नंदिनी क्वारी से मिल जाता था, 24 किलोमीटर अवे थी। वाटर सप्लाई यहाँ पर तेंदुल कनाल से अच्छी मिल जाती थी। यहाँ पे लेबर काफ़ी चीप था, और ये कोलकाता नागपुर रेलवे लाइन के काफ़ी से अच्छी तरह कनेक्टेड था, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़िया थी। ये फेवरेबल पॉइंट थे। रुरकीला स्टील प्लांट, रुरकीला स्टील प्लांट कौन सा प्लांट है? ये रुरकीला में है, उड़ीसा। इज़ द फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन द पब्लिक सेक्टर इन इंडिया, और ये इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट था। ठीक है, ये इट वॉज सेटअप विद वेस्ट जर्मनी कोलैबोरेशन विद एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 1 मिलियन टन इन 1960। ये 1960 के आसपास वेस्ट जर्मन कोलैबोरेशन के साथ एक बनाया गया था, वेस्ट जर्मनी की कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया था। और ये ऑपरेट किसके द्वारा कराया जाता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको ऑपरेट करती है। यहाँ पर क्यों ये जाना माना है? ये जाना माना इस वजह से क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रीब्यूटेड स्पेशल स्टील, और ये स्पेशल स्टील भी बनाता है किस चीज़ के लिए? व्हीकल्स के लिए, जो कि कहाँ पर काम आते हैं? इंडियन स्पेस सैटेलाइट प्रोग्राम के काम आते हैं। और ये फर्टिलाइज़र्स को, जो आसपास में फर्टिलाइज़र्स के प्लांट हैं उनको भी सपोर्ट करता है उनके बाई प्रोडक्ट बनाने में। सप्लाई हैवी प्लेट्स टू विशाखापट्टनम शिपयार्ड, शिपयार्ड है विशाखापट्टनम में, तो वहाँ पर जो शिपयार्ड है जिसमें हैवी प्लेट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको भी ये काफ़ी सपोर्ट करता है। फेवरेबल कंडीशन क्या रही थी इसको बनाने की? एक तो आयरन ओर यहाँ पे सुंदरगढ़ और क्योंझा डिस्ट्रिक्ट से मिल जाता, जो कि 77 किलोमीटर अवे थे। कोल यहाँ से झरिया 220 किलोमीटर, तलचर एंड कोरबा फील्ड से मिल जाता था। पावर यहाँ पे हीरोकुंड से मिल रही थी, जो कि 150 किलोमीटर था। वाटर सप्लाई ब्राह्मणी रिवर से अच्छी मिल जाती है। चीप लेबर अवेलेबल रह गई यहाँ पर। वेल कनेक्टेड विद कोलकाता थ्रू रोड्स एंड रेलवेज, कोलकाता से काफ़ी अच्छी तरीके से रोड और रेलवे के लिंक से अच्छी तरीके से कनेक्टेड है। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट कौन सा है? इसको ऑल्सो नोन एज वाइजैग स्टील, वाइजैग स्टील के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इंटीग्रेटेड स्टील प्रोड्यूसर है जो कि विशाखापट्टनम में है। इंडिया बिल्ट यूजिंग जर्मन एंड सोवियत टेक्नोलॉजी, यानी कि ये जर्मन एंड सोवियत टेक्नोलॉजी के हेल्प से बनाया जाता है। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो जर्मन एंड सोवियत टेक्नोलॉजी है। द कंपनी हैज़ ग्रोन फ्रॉम अ लॉस मेकिंग इंडस्ट्री टू $3 बिलियन, यानी कि पहले ये लॉस मेकिंग हो रही थी, लॉस में जा रही थी, लेकिन उसके बाद ये बढ़ती चली गई और $3 बिलियन के टर्नओवर की एक कंपनी बन गई, जिसकी ग्रोथ 203.6% हो गई सिर्फ और सिर्फ कितने साल में? 4 साल में। इसके अलावा इसकी यूनिक पॉइंट्स कौन कौन से हैं कि इसकी यहाँ पर सी पोर्ट्स हैं जो कि राष्ट्रीय इस्पात निगम से द्वारा कंट्रोल कराए जाते हैं।
एडवांस स्टील प्लांट है ये, इंडिया में का एडवांस स्टील प्लांट में इसकी गिनती होती है। यहाँ से मेजर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, यानी कि मेजर यहाँ से मेनली एक्सपोर्ट के लिए है ये विशाखापट्टनम स्टील प्लांट। सेकेंड लार्जेस्ट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसर इन द कंट्री, और ये इन कंट्री में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आयरन एंड स्टील का। फेमस फॉर बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है। फ्यूल फैक्टर्स क्या रहे थे, रॉ मटेरियल इस जगह से मिल जा रहा था, बलायदिला छत्तीसगढ़ से, कोल फ्रॉम पॉकी एंड बोहरा कोल माइंस झारखंड यहाँ से मिल रही थी। लाइम स्टोन कहाँ से मिल रहा था, इस एरिया से मिल रहा था, आंध्र प्रदेश में। क्या प्रॉब्लम फेस करती है हमारी आयरन एंड स्टील में इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हमारी फेस करती है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है इसको। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है, जो बहुत मुश्किल हो जाता है। लैक ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि यहाँ का जो प्रोडक्शन है, जितनी आप ऑब्सोलीट मशीनरीज वगैरह होने की वजह से जो प्रोडक्शन है वो कम है। प्रोडक्शन कम है इन द सेंस यहाँ की डिमांड बहुत ज़्यादा है स्टील की, तो हमारी डिमांड ज़्यादा है, वहाँ से सप्लाई कम हो पा रही है। फॉरेन ट्रेड, शॉर्ट प्रोडक्शन हैंस नीड टू बी इम्पोर्टेड, यानी कि फॉरेन ट्रेड है हमारा यहाँ से, भाई हमें हमारा सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, इस वजह से कमी पड़ जाती है। कमी पड़ने की वजह से हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, तो ये हमारी दिक्कत है, हमें इंपोर्ट कराना पड़ता है। टेक्नोलॉजी की लैक है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे हैं। लो पोटेंशियल यूटिलाइजेशन, और हमारी जो कुछ चीज़ें हैं लेबर्स वगैरह वहाँ पे दिक्कत है। क्यों, क्योंकि इंडिया में स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स और भैया आपकी इलेक्ट्रिसिटी में दिक्कत हो जाना, ये बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं। इस वजह से यहाँ की जितनी हमारी पोटेंशियल है उसका हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अब आ जाते हैं हम सेल पे। सेल क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAIL, जो कि एस्टेब्लिश करी गई थी 1973 में, और ये पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। और ये क्यों रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट ऑफ प्लांट इन, इस जगह पर जितने भी प्लांट्स हैं स्टील प्लांट्स के, उनके मैनेजमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। टुक इंडियन आयरन एंड स्टील प्लांट इन 1976, इंडियन आयरन एंड स्टील प्लांट नाम से एक प्लांट था, उसको 1976 में ले लिया। विश्वेश्वरैया प्लांट को इन्होंने 1989 में एक्वायर कर लिया। इसके अलावा हम आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी रेंज है, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और इंडिपेंडेंस के बाद ये वो चीज़ थी जिसने हमारे जीने का पूरा तरीका ही बदल लिया। इंडियन मासेस का जीने का तरीका पूरी तरह से बदल गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में पहला है हमारा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेंगलोर इसका लार्जेस्ट सेंटर है, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं इसे। सबसे ज़्यादा यहाँ पर मेनली बनाए जाते हैं ब्रॉडकास्टिंग या फिर टेलीकम्युनिकेशन से, फ़ोन से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे बनाई जाती हैं। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री ITI यहाँ पर एस्टेब्लिश हुई थी 1950 में। इसमें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में क्या क्या आ जाते हैं, टेली प्रिंटर एक्सचेंज, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट रिक्वायरमेंट, ये सब चीज़ें हमारी आ जाते हैं। द भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL वॉज सेटअप इन 1956। BEL सेटअप करी गई थी 1956 में। क्यों सेटअप करी गई थी, कि इलेक्ट्रॉनिक नीड जो कि डिफेंस सर्विसेज की इलेक्ट्रॉनिक्स नीड्स हैं उनको ही पूरी कर पाए। द इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ECIL हैदराबाद में बनाई गई थी 1970 में, विद टोटल एब्सेंस ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन, और ये ऐसी बनाई गई थी जिसमें हमने फॉरेन बाहर की कंपनी से कोई मदद नहीं ली थी, खुद बनाई अपने इंडिया ने अपने बलबूते पे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में दूसरा आता है आपका सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। आप सबने सुना होगा बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे IT कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर MNCs बहुत ज़्यादा हैं, और कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारे बनते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर आके अपना प्लांट लगाती हैं। क्यों लगा रही है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बहुत बढ़िया है, सपोर्ट करती है गवर्नमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर इस सिटी का बहुत बढ़िया, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ अवेलेबल है IT से रिलेटेड, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। प्लेजेंट एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, वहाँ का जो एनवायरनमेंट क्लाइमेट है बड़ा अच्छा रहता है, तो लोग वहाँ पर काम करना चाहते हैं। हैदराबाद इज़ अनदर मेजर सेंटर, और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बेंगलुरु के अलावा हैदराबाद भी एक मेजर सेंटर है। टेलीविज़न इंडस्ट्री, देखिए टेलीविज़न हमारे जो इंडिया में थे वो कि आए थे 15 सितंबर 1959 में, यूनेस्को की मदद से आए थे, और जब से आए तब से हमने बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन और एडवांसमेंट देखे हैं टेक्नोलॉजी में। सबसे पहले जब ये आए थे तो ये ट्वाइस अ वीक, यानी कि हफ्ते में 2 बार 1 घंटे के लिए आते, इसमें कुछ ना कुछ दिखाया जाता था, और फोकस किस पे करते थे ये हेल्थ,
ट्रैफिक, रोड सेंस, सिटीजन ड्यूटीज़ एंड राइट्स, इन चीज़ के ऊपर ये मेनली ध्यान दिलवाते थे हमारा. मेजर एक्सपेंशन ऑफ ब्रॉडकास्ट वन व्हेन द सेकंड टेलीविजन स्टेशन हमारा मेजर हमने जो ब्रॉडकास्टिंग था वो हमने कब देखा, जब हमारा द मेजर एक्सपेंशन ब्रॉडकास्ट ये बड़ा कब बड़ा, जब हमारा सेकंड टेलीविज़न स्टेशन, हमारा दूसरा टेलीविज़न स्टेशन लगाया गया बॉम्बे में 1972 में, एंड वॉज फॉलोड बाय फर्दर सेटिंग ऑफ स्टेशन. और फिर इसके बाद स्टेशन और लगे, श्रीनगर में लगे, अमृतसर में 1973 में लगा, कलकत्ता में लगा, मद्रास, लखनऊ 1975 में ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन लगते चले गए. As per the industry estimates released by Broadcast India 2018 survey conducted by Broadcast Audience Research Council BARC ने 2018 में एक सर्वे दिया. उसमें ये बताया कि लगभग 298 मिलियन हाउस होल्ड्स में से भारत में 197 हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिनके घर पे टीवी है और जहाँ पर टीवी सर्विसेज, DTH सर्विसेज, अलग तरीके की सर्विस अवेलेबल है. इसके अलावा ऑडियो सिस्टम में आ जाते हैं. ऑडियो सिस्टम पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बड़ा है. सबसे ज़्यादा जो इसके सेंटर है वो मुंबई में बनता है. ये ऑडियो सिस्टम्स, आपके ऑडियो सिस्टम में आपके स्पीकर्स आ गए, स्टीरियो स्पीकर्स आ गए, कार स्पीकर्स आ गए, मोनो प्लेयर्स आ गए, वॉकमैन्स आ गए, ये सब आपके ऑडियो सिस्टम्स में. CDs आ गई. तो ये सबसे ज़्यादा इनका प्रोडक्शन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पुणे से आए. मोनो प्लेयर्स और स्टीरियो प्लेयर्स अकेले ही लगभग 50% ऑफ द मार्केट घेरते हैं. स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. स्पेस टेक्नोलॉजी से आप समझ गए होंगे, आप स्पेस की बात करने वाले हैं, अंतरिक्ष की बात करने वाले हैं, तो इसमें 2-3 एजेंसी हैं जिनका आपने नाम भी सुना होगा. उसमें से सबसे ज़्यादा नाम आपने इसरो का सुना होगा. इसरो है इसमें. सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन इन श्रीहरिकोट SHAR भी इसमें है. NRSA की नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी ये भी है, जो कि हैदराबाद में. रिमोट सेंसिंग किसे कहते हैं? रिमोट सेंसिंग वो टेक्नोलॉजी है जिससे हम काफ़ी दूरी से किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि स्पेस में है उसके मेजरमेंट से हम पता लगा सकते हैं कि किस तरीके का होगा. उसको बिना छुए सिर्फ दूर से पता लगा सकते हैं, तो उसे रिमोट सेंसिंग करते हैं. तो ये सब हमारे आ जाते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में. ये आपके में डीप में नहीं दे रखा है आपके सिलेबस में. इसके अलावा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री वो है जो केमिकल प्रोडक्ट्स बनाती है हमारी पेट्रोलियम से रिफाइनिंग करके जो हमारे पेट्रोल से हमारे केमिकल्स बनते हैं वो उसे कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स. सम केमिकल कंपाउंड्स मेड फॉर पेट्रोलियम आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल से भी निकलते हैं कुछ. कोल, नेचुरल गैस, रिन्यूएबल सोर्सेज, अलग अलग चीज़ों से पेट्रोकेमिकल्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं. मेजर जो हमारे पेट्रोकेमिकल्स कौन कौन से हैं, ये हैं आपके बेंजीन, इथेन, एथिलीन, मीथेन, प्रोपेन, हाइड्रोजन. ये सब हमारे हंड्रेड्स ऑफ केमिकल्स निकलते हैं. निकाले कैसे जाते हैं भाई, ये होता कैसे सारा प्रोसेस केमिकल्स का निकालने का? एक्चुअली इसमें क्या करा जाता है, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम पॉलीमराइजेशन प्रोसेस. एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे पेट्रोलियम है उसको हमने हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज करते हैं, उसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं. पॉलीमराइजेशन, तो पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से हमें ये सारा मटेरियल मिल सकता है. देखिए केमिस्ट्री नहीं है ये, तो आप इसको डीप में मत जाइए, सिर्फ इतना समझिए. पेट्रोल पॉलीमराइजेशन प्रोसेस एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमें काफ़ी सारे पेट्रोकेमिकल्स मिल सकते हैं. पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट इज़ अगेन यूज्ड बाय टू मेक बाई प्रोडक्ट्स. पॉलीमराइजेशन हमारे बाई प्रोडक्ट्स बनाने के भी काम में आता है, जैसे कि प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर दोबारा आ गया. PVC, डिटर्जेंट्स एंड अदर. PVC का मतलब आप जानते होंगे शायद, आपके घर में जो पानी के पाइप लगे होते हैं, पहले वो स्टील के लगते थे, आज के टाइम प्लास्टिक के लगने लगे हैं, तो उन्हें PVC पाइप कहते हैं. प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं आपके पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से मिलते हैं? पॉलीथीन, विनाइल, जैसे कि आपने कई बार सुना होगा, जो आपने बड़े बड़े होर्डिंग्स बनते हुए देखे होंगे, उसी तरीके का एक मटेरियल होता है, उसे विनाइल कहते हैं. PVC आपको बता दिया है. नायलॉन, टेट्रॉन, ये हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं. बहुत बार ये भी देखा गया है कि काफ़ी सारे जो हमारे ट्रेडिशनल पुराने चीज़ें थी वो हमारे पेट्रोकेमिकल से आज की डेट में प्रोडक्ट से चेंज हो चुके हैं. जैसे कि जूट फाइबर हमारा चेंज हो चुका है.
इसकी जगह पर हम यूज़ करने लगे सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल रबर की जगह हम सिंथेटिक रबर यूज़ करने लगे। स्टील पाइप यूज़ करते थे, आप पीवीसी करने लगे। पहले आप क्लोथ या फिर जूट बैग इस्तेमाल करते थे, आप पॉलीथीन यूज़ करने लगे। लेदर फुटवेयर की जगह आपने प्लास्टिक की चप्पल्स, सिंथेटिक फुटवेयर यूज़ करने लगे। कॉपर एंड स्टील यूटेंसिल पहले यूज़ करते थे, अब प्लास्टिक के कंटेनर्स वेयर यूज़ करने लगे हैं आप। जूट प्रोडक्ट्स लाइक रोप्स, पहले आप रोप यूज़ करते थे, आपने देखी होगी रस्सी, अब आप क्या नाम है प्लास्टिक फाइबर की इस्तेमाल करने लगे हैं। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? सस्ता है थोड़ा, इकोनॉमिकली स्टेबल है, इनके पैसे थोड़े ऊपर नीचे जा सकते हैं बट कंपैरेटिवली नहीं जाते पेट्रोकेमिकल के। कंपैरेटिवली थोड़ा चीपर है, रॉ मटेरियल बहुत आसानी से अवेलेबल है, और ये किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जैसे कि जूट के ऊपर। अगर आपको जूट की रस्सी बनानी है तो जूट के प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, पर इसमें ऐसा नहीं है। प्लांट्स इसके कहाँ कहाँ पर है? द फर्स्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। कहाँ पर? ट्रॉम्बे एक जगह है बॉम्बे के पास, या फिर बॉम्बे में, डिस्ट्रिक्ट बॉम्बे ही लगता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मुंबई लगता है, ट्रॉम्बे एक जगह है। 1966 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के द्वारा लगाया गया, जो ये चीज़ें बनाता था। इसके अलावा द यूडिक्स प्लांट ऑफ कोयली रिफाइनरी जो कि गुजरात में है, वो बेंजीन और टोलैन वॉज कमीशनड, ये 1969 में चालू हुआ और उसमें ये दोनों चीज़ें बनती थी। इसके अलावा द इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड IPCL, जो कि पहला पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज था, ठीक है, और जो कब आया, इनकॉर्पोरेटेड कब हुआ, चालू कब हुआ, 1969 मार्च में हुआ, जवाहर गुजरात में। इसके अलावा पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड PCL एक जॉइंट वेंचर था इंडियन गवर्नमेंट का और वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ये बना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स से आपके पेट्रोकेमिकल के। यहाँ पर आपके आके ये यूनिट ख़त्म हो जाती है। मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ डिटेल्ड नॉलेज के लिए बुक्स को ही रेफ़र करें। वीडियोस सिर्फ और सिर्फ आपको बता सकती हैं एक व्यू, एक अच्छा आइडिया, एक अच्छा रिवीजन, चैप्टर की समझ, लेकिन डिटेल्ड नॉलेज के लिए बुक्स को ही प्रेफर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।